हम अक्सर सोचते हैं कि इतिहास मतलब बस तारीखें और राजा महाराजाओं की कहानियां। लेकिन असल में ये अतीत की एक ऐसी पड़ताल है जो खुद भी समय के साथ बदलती रहती है। आज हम यही देखेंगे कि कैसे हजार सालों में न सिर्फ दुनिया बदली, बल्कि उस दुनिया को देखने का हमारा नजरिया भी पूरी तरह बदल गया। तो चलिए अपनी इस पड़ताल की शुरुआत एक विजुअल पहेली से करते हैं। एक ऐसी पहेली जो हमारी आज की समझ को सीधी चुनौती देती है। जरा स्क्रीन पर मौजूद भारतीय उपमहाद्वीप के इन दो नक्शों को देखिए। एक 12वीं सदी का है और दूसरा 18वीं सदी का। पहली ही नजर में दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है ना? तो सवाल ये उठता है कि भाई एक ही जगह के दो नक्शे जो सिर्फ 600 साल के फासले पर बनाए गए, इतने ज्यादा अलग कैसे हो सकते हैं? ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जांच का विषय है। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। पहला नक्शा जो 1154 में अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने बनाया था, उसमें देखिए दक्षिण भारत वहां है जहां आज उत्तर भारत होना चाहिए, और श्रीलंका द्वीप सबसे ऊपर है। मतलब सब कुछ उल्टा पुल्टा सा लगता है। वहीं दूसरा नक्शा जो लगभग 600 साल बाद 1720 में एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने बनाया, वो हमें काफी जाना पहचाना लगता है। उसकी तटरेखाएं कितनी साफ और सटीक हैं। इसका मतलब साफ है कि इन 600 सालों में सिर्फ जानकारी ही नहीं बढ़ी, बल्कि नक्शा बनाने का विज्ञान यानी कार्टोग्राफी भी पूरी तरह से बदल चुका था। तो ये तो हुई नक्शों की बात। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शब्दों के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है? भाषा भी नक्शों की तरह ही समय के साथ अपना रूप और मतलब बदल लेती है। हिंदुस्तान शब्द को ही ले लीजिए। 13वीं सदी में जब इतिहासकार मिन्हाज-ए-सिराज ने यह शब्द इस्तेमाल किया तो उनका मतलब सिर्फ पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के इलाके से था। फिर 16वीं शताब्दी में बाबर ने इसी शब्द का इस्तेमाल पूरे उपमहाद्वीप के भूगोल, यहाँ के जीव जंतुओं और संस्कृति के लिए किया। और आज हमारे लिए हिंदुस्तान का मतलब है आधुनिक राष्ट्र भारत। सोचिए, एक ही शब्द पर सदियों में उसके मायने कितने बदल गए। एक और मजेदार उदाहरण है विदेशी शब्द का। आज हमारे लिए विदेशी मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का न हो, लेकिन मध्यकाल में इसका मतलब था कोई भी अजनबी जो उस गांव या समाज का हिस्सा न हो। मतलब एक शहर में रहने वाले के लिए जंगल में रहने वाला इंसान भी विदेशी था। इससे ये पता चलता है कि इतिहासकारों को पुराने दस्तावेज पढ़ते वक्त शब्दों को लेकर कितना सावधान रहना पड़ता है। और शब्दों के अर्थ समझने की यही सावधानी हमें इतिहासकारों की एक और बहुत बड़ी चुनौती तक ले जाती है। और वो चुनौती है हाथ से लिखे गए स्रोतों पर पूरी तरह भरोसा ना कर पाना, खासकर उस जमाने में जब प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी। जरा सोचिए, जब हम किसी दोस्त के होमवर्क की नकल करते हैं तो क्या होता है? कभी कभी लिखावट समझ नहीं आती तो कोई शब्द गलती से बदल जाता है या छूट जाता है। मध्यकाल में जो लेखक या लिपिक होते थे वो भी तो हाथ से ही पांडुलिपियों की नकल तैयार करते थे, और इस प्रोसेस में छोटी छोटी गलतियां होना तो आम बात थी। और ये गलतियां समय के साथ बढ़ती जाती थी। मान लीजिए एक लिपिक ने एक शब्द बदल दिया, फिर दूसरे लिपिक ने जब उसकी नकल की तो उसने एक और वाक्य बदल दिया, और ये सिलसिला सदियों तक चलता रहता था। नतीजा ये होता था कि आखिर में मिलने वाली प्रतियां मूल किताब से काफी अलग हो जाती थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इतिहासकारों के पास शायद ही कभी लेखक की असली ओरिजिनल पांडुलिपि होती है। उन्हें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई अलग अलग नकल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ये किसी जासूसी के काम से कम नहीं है, जिसमें वो कई अलग अलग वर्जन्स को पढ़कर ये अंदाजा लगाते हैं कि लेखक ने असल में क्या लिखा होगा। और ये काम कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये फारसी लिपि की दो अलग अलग शैलियां हैं। एक है नस्तुलीक, जो थोड़ी सीधी और पढ़ने में आसान है, और दूसरी है शिकस्त, जो बहुत घनी और मुश्किल है। इतिहासकारों को ये सब पढ़ना और समझना पड़ता है। तो अब तक हमने ये समझा कि इतिहास को जाना कैसे जाता है। अब चलिए देखते हैं कि उन 1000 सालों में, यानी 700 से 1750 ईस्वी के बीच आखिर हो क्या रहा था। ये एक बड़े बदलावों का दौर था। इस दौर में टेक्नोलॉजी में नए नए आविष्कार हो रहे थे। एक मिसाल के तौर पे सिंचाई के लिए रेहट यानी पर्शियन व्हील का इस्तेमाल शुरू हुआ। इस नई तकनीक ने खेती को बहुत आसान बना दिया और पैदावार को भी काफी बढ़ावा दिया। ये एक बहुत ही हलचल भरा युग था। एक तरफ कपड़े की बुनाई के लिए चरखा और युद्ध में बारूद वाले हथियार जैसी नई टेक्नोलॉजी आ रही थी, तो दूसरी तरफ खान पान में आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफी जैसी बिल्कुल नई चीजें शामिल हो रही थीं।
और ये सब बदलाव उन लोगों के साथ आए जो बाहर से इस उपमहाद्वीप में आ रहे थे और अपने साथ नए नए विचार और इस्लाम जैसे धर्म भी ला रहे थे। इसी दौरान समाज और राजनीति में भी जबरदस्त बदलाव हुए। राजपूत, मराठा, सिख और जाट जैसे कई नए समुदाय ताकतवर बनकर उभरे और उन्होंने इतिहास की धारा को एक नई दिशा दी। तो चलिए अब आते हैं इस विश्लेषण के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी हिस्से पर। यह हिस्सा खुद इतिहासकारों से जुड़ा है। मतलब ये कि हम अतीत को कैसे बांटते हैं या उसे क्या नाम देते हैं, ये बात हमारी समझ को पूरी तरह से बदल सकती है। देखिए, इतिहास को समझने के लिए इतिहासकार एक तरीका इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं काल विभाजन या पीरियडाइजेशन। इसका सीधा सा मतलब है इतिहास को बड़े बड़े हिस्सों या कालों में बांटना जिनकी कुछ मिलती जुलती विशेषताएं हों, ताकि उसे पढ़ना समझना आसान हो जाए। 19वीं सदी में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल। और ये विभाजन उस समय काफी चला भी। लेकिन इस बंटवारे में एक बड़ी समस्या थी। ये सिर्फ इस बात पर आधारित था कि शासक का धर्म क्या है। इसने इस बात को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया कि उस दौरान समाज में और भी कितने बड़े आर्थिक और सामाजिक बदलाव हो रहे थे और यहाँ कितनी तरह के लोग और संस्कृतियाँ एक साथ रह रही थीं। इसीलिए आज के ज़्यादातर इतिहासकार इस बंटवारे को सही नहीं मानते। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, जैसे आज हमें 12वीं सदी का वो उल्टा नक्शा या विदेशी शब्द का पुराना मतलब अजीब लगता है, वैसे ही आज से 1000 साल बाद हमारी इस दुनिया की कौन सी साफ साफ दिखने वाली सच्चाइयां भविष्य के इतिहासकारों को उतनी ही अजीब और अपरिचित लगेंगी।